नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे और हंसमुख भी होंगे। हंसते रहिए, खिलते रहिए, यही जीवन है और जीवन में पढ़ते रहिए। विद्यार्थी लाइफ में क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए आपको पढ़ाई को, क्योंकि यूपी पुलिस की भर्ती है ऊपर से, तो इस वजह से आपको अधिक से अधिक समय देना चाहिए। तो टॉपिक है आज का हमारा इकोनॉमिक्स का, और इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी में सबसे पहले टॉप क्वेश्चंस की बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछे गए हैं, फिर कुछ और कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, है ना। तो इसी प्रकार से आपको टॉप 50 क्वेश्चंस की ये प्लेलिस्ट मिलेगी इकोनॉमिक्स की। तो वहां से आप अपने अर्थशास्त्र को, अर्थ के शास्त्र के ज्ञान को अच्छा और बेहतर बना लें पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो अंत तक क्लास में बने रहेंगे, क्लास को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट है हमारा विश्व बैंक के नए अध्यक्ष जो कि जून 2023 में चुने गए या अपॉइंट करे गए, माफ कीजिए। विश्व बैंक जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है और वहां से विश्व बैंक दुनिया भर में काम करती है, जो कि विश्व के जितने भी देश हैं उनको पैसा उपलब्ध कराती है, ऋण उपलब्ध कराती है। कुछ ना कुछ उनकी अपनी ब्याज दरें होती हैं, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा समूह है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय व्यवस्था को लेकर संस्थाएं हैं उनकी स्थापना होना शुरू हुआ था, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ? 1939 से 45 तक। तो उसी 45 वाली वर्ष में बहुत सारी संस्थाओं ने जन्म लिया या स्थापित हुई थी। उसी क्रम में एक विश्व बैंक के बारे में आपको चर्चा कर रहा हूं। तो विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष हैं इस समय। कौन से नंबर के? 14वें। क्या नाम है इनका? अजय बंगा जी, जो कि भारतीय मूल के हैं, ये भी लिख लेना, भारतीय मूल के हैं। 2 जून 2023 को इनको नियुक्त किया गया इस पद पर। इस समय अजय बंगा 14वें विश्व बैंक के कौन है? अध्यक्ष। कहां के रहने वाले? इनके जो पूर्वज हैं वो कहां से संबंध रखते हैं? भारत से, भारतीय मूल के हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हिल्टन यंग समिति के सुझाव पर की गई थी। एक समिति थी, क्या नाम है इस समिति का? हिल्टन यंग समिति के सुझाव पर 5 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ स्थापना की गई थी। और आरबीआई की स्थापना 1934 के एक्ट के द्वारा की गई थी। ये भी पॉइंट नोट कर लेना। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी वो 1934 के अधिनियम के द्वारा आरबीआई की स्थापना की गई थी। और आरबीआई के बारे में भारत शासन अधिनियम 1935 में भी व्यवस्था की गई थी एज ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, मतलब केंद्रीय बैंक होनी चाहिए भारत की, उसमें भी प्रस्ताव रखा गया था। तो कौन सी समिति ने सुझाव दिया था? हिल्टन यंग समिति ने। और जब आरबीआई बनी थी तो उस समय 5 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ ये बैंक शुरू हुई थी 1935 में। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, जो कि उस समय कलकत्ता में स्थापना हुई थी, लेकिन बाद में इसका मुख्यालय बॉम्बे में स्थानांतरण किया गया। इस समय ये मुंबई से चलती है, बॉम्बे से चलती है। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये सारी बैंकों को नियंत्रण करती है भारत में। और कितनी ब्याज दर रहेगी, कितनी ब्याज दर नहीं रहेगी, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है हमारी बैंकिंग सेक्टर में, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उसको भी नियंत्रण करने का काम किसका है? आरबीआई का, मतलब मौद्रिक नीति का। अगला पॉइंट है भारतीय पूंजी से प्रारंभ होने वाली पहली बैंक। कौन सी पूंजी से? भारतीय पूंजी से प्रारंभ होने वाली पहली बैंक थी पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक थी जिसकी स्थापना 1894 में लाला लाजपत राय के द्वारा, 1894 में। इसमें जो पैसा लगा था वो भारतीय लोगों का पैसा लगा था। तो ऐसा कहा जाता है कि पहली बार भारतीय पैसे से जो बैंक शुरू की गई या बैंक की स्थापना हुई वो कौन सी थी? पंजाब नेशनल बैंक। और व्यक्ति थे लाला लाजपत राय, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? पंजाब के। इस बैंक की स्थापना लाहौर में हुई थी, ब्रैकेट में लिख लीजिए कहां पे? लाहौर में, पंजाब नेशनल बैंक। अगला पॉइंट है सर आरबीआई के 25वें गवर्नर। कौन से गवर्नर हैं? 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। इस वर्ष इनको एक पुरस्कार भी दिया गया है, गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसको दिया गया है? शक्तिकांत दास को। नोट कर लीजिएगा। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में, अमेरिका की राजधानी। भारत की जो अर्थव्यवस्था है, हमारे देश की जो इकोनॉमी है, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कैसी है भाई साहब? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। भारत की जो इकोनॉमी है वो कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये भी नोट कर लेना। कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भाई साहब?
5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है इंडिया की। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है अमेरिका की। विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका की और भारत की 5वें स्थान पर है। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक, भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र बोले तो जो ज्यादातर लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराता है या अधिकांश जनसंख्या उस बैंकिंग सिस्टम से भारत में जुड़ी हुई है। सबसे बड़ा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या है 12। कितनी है? 12। ये भी नोट कर लेना, 12 बैंक हैं जिन्हें सार्वजनिक बैंकों के अंतर्गत शामिल किया गया, भारत सरकार के अंतर्गत आती हैं। अगला पॉइंट है भारत का निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक। कौन से क्षेत्र का? निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है भारत का HDFC। निजी क्षेत्र बोले तो प्राइवेट सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर का भारत के भीतर सबसे बड़ा बैंक HDFC है। और ऐसी प्राइवेट सेक्टर की जो बैंक है, निजी क्षेत्र की जो बैंक है, वो कितनी है? 22 भारत में। कितनी है? 22। नोट करते चलना और शेयर करते चलना। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, 1 जनवरी को हुआ था। ये भी लिख लेना, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, नेशनलाइजेशन बोलते हैं इसे इंग्लिश में। आगे बात करते हैं राजकोषीय। राज्य के कोष की नीति जो बनती है, मतलब सरकार के कोष की नीति जो बनती है, कोष का मतलब है पैसा, तो राजकोषीय नीति का निर्धारण कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है, या वित्त मंत्रालय बनाता है इस नीति को, है ना, राजकोषीय नीति। अगला प्रश्न है मौद्रिक नीति। मौद्रिक मतलब मुद्रा, ब्याज दरों से संबंधित पॉइंट पढ़ते हैं। मौद्रिक नीति का निर्धारण या बनाने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। दोनों में अंतर है, दोनों प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न मैंने लिखा है यहाँ पे, साख मुद्रा किसे कहते हैं? कई बार देखो टेक्निकल वर्ड मिलेंगे इकोनॉमी में आपको सीखने को, समझने को, याद करने को। साख मुद्रा क्या है? साख मुद्रा, है ना। साख मुद्रा बैंक के द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा? बैंकों के द्वारा। और साख मुद्रा का मतलब होता है ड्राफ्ट और चेक। जो बैंक जारी करती है ना, ड्राफ्ट और चेक, इसी को क्या बोलते हैं? साख मुद्रा बोलते हैं बैंक की भाषा में, है ना। नोट कर लेना, इकोनॉमिक्स के शब्द हैं ये। आगे बात करते हैं नाबार्ड बैंक। नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। 6वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस समय। कृषि के क्षेत्र में लोन देने वाली, ऋण देने वाली सबसे बड़ी भारत की बैंक है नाबार्ड बैंक। कौन सी बैंक है? नाबार्ड बैंक, जो कि शिवरामन समिति, एक व्यक्ति थे शिवरामन, उनको अपॉइंट किया गया था। उनकी सिफारिश के आधार पर इस बैंक की स्थापना की गई थी, जो कि भारत में कृषि से संबंधित लोन उपलब्ध कराती है। ठीक है, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला बात करते हैं सेवी बैंक की स्थापना 1988 में हुई थी, लेकिन संवैधानिक दर्जा 1992 में दिया गया था। संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 1992 में। अगला पॉइंट है भारत का सबसे पुराना बैंक। तो भारत का सबसे पुराना बैंक अंग्रेजों ने स्थापित किया 1770 में। कब किया? 1770 में। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, क्या किया गया था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से 1770 में। समझिएगा, और थोड़ा सा शॉर्ट में समझा रहा हूं मैं बैंकिंग सिस्टम को। आज के बाद आप कभी भूलोगे ना अगर ये प्रश्न आया तो। वैसे एसएससी में हजारों बार और बहुत सारे एग्जाम्स में हजारों बार ये प्रश्न पूछ लिए गए। तो सबसे पुराना बैंक हमारे देश का 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से स्थापित किया गया था। ठीक है, अब इस बैंक के बाद 3 बैंकों की और स्थापना की गई भारत में। अब 3 बैंक कौन से थे? एक 1806 में बना, बैंक ऑफ बंगाल के नाम से। ठीक है, 1806 में एक बैंक की स्थापना होती है, बैंक ऑफ बंगाल, जो कि बंगाल में था। ये कौन से राज्य में था? बंगाल में। फिर दूसरा बैंक बना 1840 में, बैंक ऑफ बॉम्बे। कौन सा बैंक बना? बैंक ऑफ बॉम्बे। तीसरा बैंक बना 1843 में, बैंक ऑफ मद्रास। कौन सा बना? बैंक ऑफ मद्रास के नाम से। ठीक है, देखो 6 के बाद 40 में बनता है दूसरा, और तीसरा कब बनता है? 43 में। मतलब यहाँ के साल का अंतर है? 3 साल के अंतर पे ये बनाई गई मद्रास में। तो भारत के जो बड़े प्रेसिडेंसी शहर है, उन प्रेसिडेंसी शहरों में इसकी स्थापना की गई थी। इनको प्रेसिडेंसी बैंकों के नाम से भी जाना जाता था। इन तीनों बैंकों को क्या बोलते थे भाई साहब? प्रेसिडेंसी बैंक, जो प्रेसिडेंसी शहर बोलते थे इनको, है ना। प्रेसिडेंसी बैंक या बैंकों के नाम से जाना जाता था। ठीक है जी। अब क्या होता है, अब बात करते हैं इन तीनों बैंकों को फिर क्या किया? तीनों को सरकार ने विलय कर दिया। तीनों बैंकों का, तीनों को मिला दिया। क्या कर दिया? तीनों बैंकों का विलय कर दिया। विलय कर दिया साहब, विलय करने का मतलब एक कर दिया तीनों बैंकों को।
तीनों बैंकों को मिलाकर के क्या नाम दिया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तीनों बैंकों को, तीनों बैंक कौन सी? बंगाल को, बंबई को और मद्रास को आपस में मर्ज कर दिया, आपस में मिला दिया, और मिलाने के बाद एक बैंक बना दी गई। और एक बैंक का नाम क्या रखा उस समय की गवर्नमेंट ने? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब होती है? 1921 में। 1921 में ये स्थापना हुई थी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब 1921 से लेकर के देश की आज़ादी होती है 1947 में, भारत आज़ाद होता है। 1952 में पहले चुनाव होते हैं और 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना लागू करते हैं, जो कि रूस से कॉन्सेप्ट लिया है हमने पंचवर्षीय योजनाओं का, है ना। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी। काय पर आधारित थी? कृषि पर टोटली आधारित थी, जो कि एग्रीकल्चर, जो कि हमारा देश कैसा देश रहा है? कृषि प्रधान देश रहा है। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो क्या है? कृषि है। तो हमारे देश की अधिकतर आबादी, अधिकांश आबादी, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स लिविंग आर रूरल एरियाज। तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है ना, उसमें अधिकांश जो लोग हैं जनसंख्या के हिसाब से वो गांव में निवास करते हैं। और गांव के लोगों की जो रोजी रोटी चलती है, आजीविका चलती है, वो या तो कृषि से या फिर पशुपालन से, है ना। मत्स्य पालन भी पड़ते हैं उसमें, मछली पालन और अलग अलग रूपों में जो पालन होते हैं, है ना, इस पर निर्भर करती है। तो सरकार ने पहला जो ध्यान दिया वो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को लेकर के ध्यान दिया। ठीक है, तो इसी इंपीरियल बैंक को वर्ष 1955 में, कौन सी वर्ष में? 1955 में क्या नाम दे दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI नाम दे दिया गया। 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। कहने का मतलब इसका विलय इसमें कर दिया। इंपीरियल बैंक का विलय किसमें हो गया? SBI में। और SBI की स्थापना हो गई 1955 में, स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। तो ये बैंकिंग सिस्टम है, छोटा सा है लेकिन पुराना बैंकिंग सिस्टम, पुराने से लेकर के अब तक जो बैंकिंग सिस्टम चल रहा है ना, इस क्लास में। इधर तो क्वेश्चंस थे जो आपने नोट कर लिए। इकोनॉमिक्स की लगातार क्लासें दूंगा मैं आपको, कोशिश रहेगी कि इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं अपने पूरे अनुभव के साथ आपको सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, है ना। GDP भी बात करेंगे, GDP सकल घरेलू उत्पाद की हम बात करेंगे, है ना। राष्ट्रीय आय की हम बात करेंगे, इसमें बेरोजगारी के बारे में बात करेंगे, गरीबी के बारे में बात करेंगे। इन टॉपिकों को लेंगे इकोनॉमिक्स में हम, ठीक है, और समझेंगे बहुत अच्छे से और बताएंगे आपको, और प्रश्न भी बताएंगे कौन कौन से पूछे गए। अब देखिए, जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कितने सेक्टरों में काम कर रही है? 3 स्तरों पर काम करती है हमारी जो इकोनॉमिक्स है भारत की। कितने हिस्सों में? 3 स्तरों में काम करती है भारत की इकोनॉमी। पहला क्या है? प्राथमिक क्षेत्र, या इंग्लिश में बोले तो क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी सेक्टर, है ना। और इसे क्या बोल सकते हैं? सेकेंडरी। और इसे क्या बोल सकते हैं? थर्ड या तृतीय क्षेत्र, है ना। तो किसी भी देश की तो हम क्या बात कर रहे हैं? भारत की अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो 3 घटकों से मिलकर के बनी है, या 3 सेक्टरों पर काम करती है। एक पहला क्षेत्र है, एक दूसरा क्षेत्र है और एक तीसरा क्षेत्र है। इन तीनों क्षेत्रों को ही मिला करके हमारे देश की अर्थव्यवस्था कार्य करती है। प्रश्न पूछा जाता है, इनमें से उदाहरण बताइए, ये कौन से क्षेत्र का उदाहरण है? आपसे ऐसे प्रश्न आ जाता है। होटल व्यवसाय कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? शिक्षा की व्यवस्था कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आएगी? ठीक है, इस पॉइंटों को याद रखना। अब देखिए, ये अर्थव्यवस्था जो काम कर रही है, ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र आपके सामने प्रश्न आ जाए तो याद रखिए, ये कृषि से रिलेटेड रखा गया इकोनॉमिक्स में। किससे रिलेटेड? एग्रीकल्चर। कृषि से संबंधित जो भी उत्पादन की कार्य हो रखे हैं, कच्चे माल के तौर पे जो इस्तेमाल होता है, वो सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, जैसे कृषि का कार्य तो है, फसलों को लिखा गया, पूरे कृषि के कार्य में सारी फसलें आ जाएंगी और जो भी काम होते हैं सब आएंगे। मत्स्य पालन आएगा, कौन सा पालन? मत्स्य पालन। पशुपालन आ जाएगा। इसके अलावा प्राकृतिक जो संसाधन है कच्चे माल के तौर पर, उनका भी काम इसी में आ जाएगा, पहले सेक्टर में। तो ये सब किस में शामिल है भाई साहब? प्राथमिक सेक्टर में शामिल है। ये हमारी अर्थव्यवस्था के कौन से सेक्टर में शामिल है? सभी कार्य प्राथमिक में, है ना। जैसे गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है, धान का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? बंगाल करता है सबसे ज़्यादा। जूट का या पटसन का उत्पादन बंगाल करता है सबसे ज़्यादा। ऐसी अलग अलग हम बताएं तो ये किस में आ गया? कृषि की चीज़ है, कृषि की फसलें हैं, तो ये कौन से सेक्टर में? प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया गया इनको। मत्स्य उत्पादन, जो मछली का पालन करते हैं बहुत सारे लोग अलग अलग राज्यों में, सरकार भी मदद करती है उनको। मत्स्य पालन किस में? प्राइमरी सेक्टर में आएगा, है ना। ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा आपको। और जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों से जो कच्चा माल का प्रयोग होता है, वो भी प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है ना। अब देखो दूसरा क्षेत्र, दूसरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? सेकंड या द्वितीय क्षेत्र।
इसमें सीधा सीधा उद्योग आ जाते हैं। आप उद्योग याद रखना, द्वितीय क्षेत्र मतलब उद्योग। जो इंडस्ट्री है हमारे भारत में, जो औद्योगिक घराने हमारे भारत में, या उद्योग की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वो सब कौन से सेक्टर में शामिल हैं अर्थव्यवस्था में? दूसरे में। कौन से सेक्टर में? दूसरे वाले सेक्टर में शामिल है इंडस्ट्री वाली चीज। जैसे कोई भी बात कर सकता हूं मैं, लोहे का उद्योग की बात करूं, या कपड़े के उद्योग की बात करें, इस्पात के उद्योग की बात करें, है ना, या केक बनते हों, बिस्किट्स वगैरह बनते हों फैक्ट्रियों में, इनके उद्योग की बात करें। ये सभी उद्योग किसमें है? आपके सेकेंडरी क्षेत्र में, यानी कि द्वितीय क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के में। अब तीसरे क्षेत्र पे आ जाते हैं। जो अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र है उसमें क्या क्या शामिल है? अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र में जैसे बीमा वगैरह जो होते हैं, या बीमा की जो कंपनियां हैं, वो सब किसमें है? तृतीय क्षेत्र में। जो सेवा दे रही हैं हमें, समझ रहे हो, जो जनता को सर्विस दे रहा हो, सेवा दे रहे हो, सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इस क्षेत्र को हम क्या बोल देते हैं? सर्विस सेक्टर। ये भी लिख लेना चाहो तो सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे शिक्षा की बात कर रहे हैं हम, तो शिक्षा भी किसमें? तीसरे क्षेत्र में शामिल है। जैसे मेडिकल की बात करें, है ना, चिकित्सा की बात करें, एक व्यक्ति मेडिकल खोलता है और मेडिकल पे मेडिसिन रखता है, पहले वो डिप्लोमा करता है। जैसे बी फार्मा का किसका होता है? बी फार्मा का डिप्लोमा करता है, वो नॉलेज लेता है पूरा मेडिसिन की और मेडिकल के बारे में, दवा खाने की, हिंदी में क्या बोलते हैं? दवा खाने की नॉलेज लेता है। उसके बाद वो अपना मेडिकल खोलता है, और मेडिकल खोल के क्या कर रहा होता है? वो लोगों को सेवा दे रहा होता है। किसी को बुखार आ रहा है, किसी के पेट में दर्द हो रहा है, किसी के पैर में दर्द हो रहा है, किसी के कहीं चोट, सेवा दे रहा है वो। तो मेडिकल को किस में शामिल किया गया है? तीसरे क्षेत्र में शामिल किया गया है। ठीक है। चिकित्सा को, होटल व्यवसाय को कहां पे शामिल किया गया है? इसी तीसरे क्षेत्र में, सेवा वाले क्षेत्र में शामिल किया गया होटल व्यवसाय को। पर्यटन का जो व्यवसाय है, पर्यटन को भी तीसरे क्षेत्र में। संचार को भी कहां शामिल किया गया है? तीसरे में। इन्हीं में से एक प्रश्न उठा करके पूछ लेता है एग्जामिनर के, बताइए संचार इनमें से कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? प्राथमिक में आएगा, द्वितीय में आएगा, या सेवा क्षेत्र में आएगा, तीसरे क्षेत्र में आएगा, है ना। होटल व्यवसाय किस में आएगा? शिक्षा कौन से क्षेत्र में आएगा? तो यहां से प्रश्न पूछ लेता है। ये तीनों सेक्टर हैं, ये बहुत कॉमन है, आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। ये वाले सेक्टर है ना, तीसरा, दूसरा और पहला। इन्हीं चीजों पर हमारी अर्थव्यवस्था क्या कर रही है? काम कर रही है। इस समय हमारी अर्थव्यवस्था में जो सबसे ज्यादा योगदान है हमारी जीडीपी में, भारत की क्या है? जीडीपी। भारत की जीडीपी में जो सबसे ज्यादा योगदान है वो किस चीज का योगदान है? वो योगदान है इस वाले सेक्टर का। ये पॉइंट भी नोट कर लेना। तीसरे क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है भारत की जीडीपी में। तृतीय क्षेत्र का मतलब सर्विस सेक्टर का इस समय सबसे ज्यादा योगदान है। लेकिन जब भारत आजाद हुआ, पहली पंचवर्षीय योजना हमारे यहाँ चल रही थी 1951 से 1956 तक। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, लक्ष्य था सिर्फ और सिर्फ कृषि पर काम करना, कृषि से संबंधित सारी चीजों पर काम करना। तो उस समय सबसे ज्यादा जो जीडीपी थी वो कौन से हिस्से से आती थी? वो पहले सेक्टर से आती थी। उस समय पहली पंचवर्षीय योजना के समय यहाँ से सबसे ज्यादा जो उत्पादन आता था वो जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र से आता था। लेकिन अब देश को आजादी होने के बाद 75 साल बीत गए, तो इस सेक्टर का सबसे ज्यादा योगदान है भारत की व्यवस्था में। कौन सी व्यवस्था में? अर्थ की व्यवस्था में, है ना। ऐसा तंत्र जो अर्थ के द्वारा चलता है, ऐसा तंत्र जो पैसे के माध्यम से चलता है, ऐसा तंत्र जो वित्तीय व्यवस्थाओं के माध्यम से चलता है, उसी को बोलते हैं अर्थशास्त्र। ठीक है। अर्थशास्त्र का नाम अगर आप पढ़ोगे तो कौटिल्य में भी, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन वो पुस्तक राजनीति पर आधारित थी। वो पुस्तक राजनीति पर आधारित थी। ठीक है। एक राज्य को राजा कैसे चलाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य को कैसे चलाएगा, उस पुस्तक में लिखा गया। और वो लिखने वाला कौटिल्य था या चाणक्य था, या बचपन का नाम विष्णुगुप्त था उसका, जो कि प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का। लेकिन ये विषय है, इस विषय के बारे में पढ़ रहे हैं हम, है ना। ये विषय है इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र। तो ये पहली क्लास थी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इन प्रश्नों को नोट कर लें। यदि दिक्कत आपको लगी हो, किसी भी पॉइंट को समझ में नहीं आएगा, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा, बेहतर से बेहतर आप क्लास को अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट भी करें आप। और लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अगले टॉपिक पर फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। लगातार लगे रहिए, आपको ब्रेक नहीं लेना है, रेस्ट नहीं लेना है। अब सिर्फ आपको सपनों में, या खुली आंखों से या बंद आंखों से, सिर्फ वर्दी के सपने आने चाहिए आपको। सिर्फ और सिर्फ वर्दी के सपने आने चाहिए आपको, है ना। बिल्कुल बी पॉजिटिव रहिए। कैसा रहना जीवन में? हमेशा बी पॉजिटिव। तो नौकरी अवश्य लगेगी आपकी।
आप चिंता मत करो, ये तो नौकरी है, आपको बहुत ऊंची मंजिलों तक पहुंचाया जाएगा। चिंता ना करो, आप सिर्फ चैनल के साथ जुड़े रहिए और इन क्लासों को देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जी गारंटी है हमारी, ठीक है। उसी अनुभव के साथ हम मेहनत कर रहे हैं और अपने सुझाव भी देते रहिए, जिससे कि और बेहतर से बेहतर हम क्लासों को बनाएं। अपना ख्याल रखिए, सर्दी में मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, राधे राधे।